जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इंटरनेट पर बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है और आप लोग उसे डाउनलोड भी जरूर कर लिए होंगे। मॉडल पेपर इसलिए जारी किया जाता है ताकि स्टूडेंट को यह पता चल जाए कि इस वर्ष आपके परीक्षा में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हल्का पूछा जाएगा या फिर भारी पूछा जाएगा या फिर मीडियम पूछा जाएगा। यह आप लोग मॉडल पेपर देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। और जिस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर मॉडल पेपर में है, सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपसे परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो मॉडल पेपर तो आप लोग देख लिए, डाउनलोड भी कर लिए, लेकिन अब हम लोग मॉडल पेपर का आंसर देखेंगे। यानी कि जो मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है उसका सही आंसर क्या होगा, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट देखेंगे। यानी कि हर एक सब्जेक्ट का आंसर हम आपको इसी चैनल पे कराएंगे। तो आज हम लोग विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, यानी कि साइंस का। यानी कि साइंस का मॉडल पेपर जो इंटरनेट पर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसका पूरा आंसर हम लोग देखेंगे। यानी कि हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ताकि आपको यह पता चल जाए कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि साइंस में 80 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 40 का ही जवाब देना होता है। लेकिन हम यहाँ पर आपको 80 में 80 क्वेश्चन का सही जवाब देकर के बताएंगे, समझा करके बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है बिहार बोर्ड के द्वारा, जिसे भी आप लोगों को पढ़ लेना है, समझ लेना है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और इसमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी कि 50% क्वेश्चन का ही जवाब आपको देना होता है, 50% क्वेश्चन का ही जवाब। लेकिन हम यहाँ पर आपको 80 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पहला का सही जवाब हो जाएगा फूल में। आप सभी लोगों को हम पढ़ा चुके हैं कि पुष्प में ही पौधों में जनन अंग पाया जाता है। तो पहला का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर इसका आप लोग लिखित रूप से आंसर पाना चाहते हैं तो boardmantra.in वेबसाइट पे आप लोग इसका लिखित आंसर भी देख सकते हैं और हर एक सब्जेक्ट का आंसर आपको boardmantra.in वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो यदि आप लोग लिखित आंसर देखना चाहते हैं तो boardmantra.in आप लोग जरूर सर्च कर लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जंतुओं में कि परजीवियों में कि कवक में कि हरे पौधों में। तो यह बहुत ही ज्यादा आसान है। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पेड़ पौधों में होता है, इसलिए दूसरा का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, तो जल से बाहर निकलता है। आप लोग ज्यादा जल्दीबाजी न करें, हर एक क्वेश्चन को समझ करके आराम आराम से देख लें, आराम आराम से पढ़ लें, आराम आराम से याद कर लें, ताकि परीक्षा में आपसे कोई भी क्वेश्चन न छूटे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है। जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है, तो चौथा का सही जवाब हो जाएगा यकृत में। चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है, तो 5 का सही जवाब हो जाएगा स्टोमेटा में। 5 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जितने सारे भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन हम कराएं, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। इसलिए आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो 6 का सही जवाब हो जाएगा अवायवीय श्वसन। ध्यान रखिएगा। तो छठा का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं या फिर मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। तो यही सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। 7 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। 8 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, घेघा रोग पनपता है किस चीज के कमी के कारण। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, इसलिए 9 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। 10 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए
11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। तो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा स्फिग्नोमैनोमीटर। ध्यान रखिएगा, आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और जिससे ब्लड प्रेशर चेक होता है उस मशीन का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। 11 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है जंतुओं में कि पौधों में, कि जंतुओं और पौधे दोनों में, कि इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 12 का सही जवाब हो जाएगा कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया हरे पेड़ पौधों में होती है, इसलिए 12 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र तिलचट्टा में पाया जाता है, जिसको कॉकरोच बोलते हैं। तो 13 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, रक्त क्या है। रक्त यानी कि जो खून होता है वह क्या है, पदार्थ है कि कोशिका है कि उत्तक है। तो आप सभी लोग पढ़े होंगे कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है, यानी कि 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि रक्त एक प्रकार का क्या है, उत्तक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। मूत्र का जो रंग पीला होता है वह किस वर्णक के कारण होता है। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन यूरोक्रोम। ध्यान रखिएगा, मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण ही होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केचुआ। केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। इसका लिखित आंसर आप लोगों को कहां पर मिलेगा, boardmantra.in पे मिलेगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको समझा करके हम बताएंगे, वहां पर सिर्फ आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां पर आप लोग समझ सकते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा फेफड़ा से। 17 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धित प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है। तो DDT है। ध्यान रखिएगा, 18 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी प्राणी को कहा जाता है, इसलिए 19 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। तो शाकाहारी है। 19 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का उदाहरण समुद्र तो नहीं हो सकता है, नदी भी नहीं होगा, तालाब भी नहीं होगा, यानी कि कुआं हो जाएगा। 20 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। प्राथमिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा डार्विनवाद कहलाता है, क्योंकि प्राथमिक चुनाव द्वारा जीवों के विकास का खोज डार्विन ने किया था, इसलिए इसे डार्विनवाद कहा जाता है। 21 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। हरे पौधे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। 22 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंडोत्सर्ग का कारण क्या है। अंडोत्सर्ग कहने का मतलब कि जो मासिक चक्र होता है उसका कारण क्या है। तो 23 का यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसमें ए और सी दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए इसका हम सही जवाब आपको नीचे कमेंट में बताएंगे, इसलिए 23 नंबर क्वेश्चन को फिलहाल के लिए आप लोग छोड़ दीजिए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहां पाई जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहां पाई जाती है। तो 24 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा अग्नाशय में। लैंगरहैंस की दीपिकाएं अग्नाशय में पाई जाती है। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किस चीज का होना आवश्यक है। तो आयोडीन का होना। 25 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। निश्चल कणिकाएं किस चीज में पाई जाती है। तो न्यूरॉन में पाई जाती है। 26 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आसान प्रश्न है, सेम टू सेम इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप लोग अभी से ही तैयारी करके जाइए, अभी से ही देख लीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि आपके परीक्षा में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है लेकिन मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। ऐसे हम आपको पढ़ाए थे कि मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वह 1400 ग्राम होता है, लेकिन यहाँ पर 1.2 से 1.4 केजी यानी कि 12 किलो से 14 किलो के बीच में होता है। किसी किसी का 13 किलो भी होता है, 13.5, 14 इस प्रकार से होता है, इसलिए 12 से 14 केजी यहाँ पर आप लोग सही जवाब मार दीजिएगा। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के
निवारण हेतु जो लेंस प्रयुक्त किया जाता है उसका बना प्रतिबिंब कैसे होता है, उसका बना प्रतिबिंब जो होता है वह कैसा होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि निकट में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो यानी कि सीधे सीधे आपसे पूछा जा रहा है कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं काल्पनिक होता है और सीधा होता है। तो 28 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो 29 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसलिए यहां पर काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी भी है, इसलिए 30 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो 31 का सही जवाब हो जाएगा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश का रंग नीला किस परिघटना के कारण होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आकाश का रंग जो नीला होता है वह प्रकीर्णन के कारण होता है। तो 32 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में 25 मीटर भी है और 25 सेंटीमीटर भी है। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट फंस जाते हैं कि सेंटीमीटर होगा कि मीटर होगा, लेकिन आपको मूल रूप से याद रखना है कि नहीं 25 सेंटीमीटर होगा। तो 33 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एफ बराबर यानी कि फोकसांतर कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो क्षमता निकालना है, यानी कि पी बराबर क्या हो जाएगा। पी बराबर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 100 बटा एफ होता है। तो 100 बटा एफ यानी कि 100 बटा, और एफ कितना है 50 है, तो 100 बटा 50 यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि 2 डायऑप्टर। तो किसी लेंस का अगर फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता 2 डायऑप्टर होगी। 34 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यह फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा कि P बराबर 100/F होता है, यानी कि 100 बटा F होता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो यह तो बहुत ही ज्यादा आसान है, हम आपको बता चुके हैं कि एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, यानी कि 35 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किस चीज के द्वारा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किस चीज के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमाभिपेशियों द्वारा, यानी कि 36 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगर अपवर्तन का पूछ दे तो उसमें भी 2 ही नियम होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है किस लेंस का बना होता है। यानी कि जो फोटोग्राफी कैमरा होता है जिससे आप लोग फोटो लेते हैं उसका जो लेंस होता है वह कौन सा लेंस होता है, अभिदृश्यक जो उसका होता है वह किस लेंस का बना होता है। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस का बना होता है, ताकि दूर के एरिया को कवर कर सके और बहुत बड़े एरिया को कवर कर ले, इसलिए 38 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। अगर किसी अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगी। तो फोकस से गुजरेगी। 39 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा। 40 नंबर क्वेश्चन को आप लोग फिलहाल छोड़ दीजिए, हम 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः कौन करती है। तो गतिमान हवा करती है, यानी कि आप लोगों को हम बता चुके हैं कि यदि 15 किलोमीटर से अधिक रफ्तार से अगर हवा बह रही है तो वह पवन चक्की को घुमाता है और उसी से बिजली बनता है। तो यहाँ पर उसे घुमाने का काम कौन कर रहा है, तो गतिमान हवा कर रहा है। तो 41 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, कांच की क्षमता वायु में ऋणात्मक होती है। आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं अवतल लेंस की क्षमता वायु में ऋणात्मक होती है। तो 42 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो आप सभी लोगों को पता है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, जो पेंसिल का नोक होता है वही ग्रेफाइट होता है। तो 43 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस
दूरी क्या होगी। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर दिया हुआ है और इसका फोकस दूरी पूछ रहा है, तो यदि 1 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि 100/2, यानी कि आधी कर देंगे हम लोग और कटेगा तो कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर, यानी कि 44 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से विचलित होकर के, आप सभी लोगों को पता है कि यदि कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह नजदीक आती है कि दूर हट जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अविलंब से दूर हट जाती है। 45 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र बोलते हैं या फिर जनरेटर बोलते हैं, तो 46 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कोयला है, तो 47 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन, तो 48 नंबर क्वेश्चन का जवाब हम आपको नीचे कमेंट में बताएंगे। यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन इसलिए हम लोग देख रहे हैं क्योंकि 48 नंबर क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हम आप लोगों को गलत नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए बिल्कुल इसका सही जवाब हम आपको नीचे कमेंट में बताएंगे। चलिए हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट पर दिष्ट धारा होता है कि प्रत्यावर्ती धारा होता है। तो आप सभी लोग को पता है कि 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा होता है जो मेन लाइन में होता है, लेकिन जो बैटरी से निकलता है वह दिष्ट धारा होता है। यानी कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जा रही है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा है। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन, जस्ता की परमाणु संख्या, जस्ता की परमाणु संख्या कितना होता है। तो 50 का सही जवाब हो जाएगा कि जस्ता का परमाणु संख्या 30 होता है। 50 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। 51 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको सिर्फ Na2CO3 ही मिलेगा, लेकिन 10H2O लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि डेकाहाइड्रेट होता है, इसलिए 51 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग जरूर सही कर लीजिएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शक्तिशाली अम्ल है या फिर जो प्रबल अम्ल बोलते हैं वह है। तो 52 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखिएगा। तो 52 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, हेमाटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हेमाटाइट लोहा का अयस्क है और लोहा का संकेत Fe होता है, यानी 53 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है। तो सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण होता है वह फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है, जिसको झाग पल्लवन विधि भी बोलते हैं, इसलिए 54 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया Zn+O2 से ZnO बन रहा है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह उपचयन अभिक्रिया है। 55 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं, या जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको ऑब्जेक्टिव में बता रहे हैं इसका पूरा विस्तार से हम आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में पढ़ाए हैं। यदि आप लोग नहीं देखते हैं तो पूरा प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6, यानी 56 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में विलेय होता है कि अविलेय की अयनित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अयनित होता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में अयनित होता है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं 58 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप लोग परमाणु संख्या याद रखते हैं तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बड़े आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। तो हीलियम है। 59 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जो हीलियम है वह शून्य समूह का तत्व है, इसलिए 59 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा।
चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो 60 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन फ्लोरीन। ध्यान रखिएगा, जो फ्लोरीन है वह विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसलिए 60 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर ऑक्सीजन गैस। यहां पर कैथोड पूछ रहा है तो हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखिएगा 61 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन भी हम आपको बहुत बार बताए हैं कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो हम आपको बता चुके हैं कि हमारे शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 के बीच में होता है। तो 62 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो यहाँ पर H2SO4 अम्ल है, जिसके कि आप लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो 63 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, H2SO4 अम्ल है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? तो मेथिल ऑरेंज एक संश्लेषित सूचक है, तो 64 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मेथिल ऑरेंज एक संश्लेषित सूचक है, 64 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है, 65 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हम आपको बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग इसी चैनल पर यानी कि टारगेट बोर्ड चैनल पर हमेशा बने रहिएगा, यहाँ से जबरदस्त तैयारी करा के ही आपको हम भेजेंगे। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन यानी कि कॉपर पाइराइट का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर रासायनिक संगठन का सीधा मतलब होता है कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? तो कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2। 66 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, यानी सोना, यानी बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु यह चारों में कौन है? तो 68 का सही जवाब हो जाएगा जिंक। ध्यान रखिएगा, यह जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु जिंक ही है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन बाद में देखेंगे, 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीतल निम्नांकित में किनकी मिश्र धातु है? यानी कि पीतल किस किस धातु को मिलाकर के बनता है? तो 70 का सही जवाब हो जाएगा Cu+Zn। ध्यान रखिएगा, कॉपर और जिंक के मिलाने से ही पीतल बनता है, यानी 70 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समावयवी है? निम्नलिखित में कौन समावयवी है? तो 71 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। यह जो है यह समावयवी है, इसलिए 71 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, CH3OC2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम क्या है? यानी कि यहाँ पर जो आपके सामने फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूला का नाम क्या है? तो 72 का सही जवाब हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। ध्यान रखिएगा, CH3OC2H5 का नाम क्या है? मेथॉक्सी एथेन। 72 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो 73 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन Fe3O4। 73 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, तो आवर्त सारणी में उस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगी? तो यदि परमाणु संख्या 16 है तो उस तत्व की वर्ग संख्या 16 होगी। 74 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? बताइए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया नहीं करती है? तो 75 का सही जवाब हो जाएगा Cu। ध्यान रखिएगा, Cu जो है वह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो 75 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, एक मिश्र धातु में 90% Cu और 10% टीन है, तो उस मिश्र धातु का नाम क्या है? ब्रॉन्ज, यानी कि जिसको आप लोग कांसा बोलते हैं। तो 76 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ब्रॉन्ज यानी कि कांसा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो आप सभी लोगों को पता है कि जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन गैस निकालता है, यानी 77 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म करने के बाद भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो 78 का सही जवाब हो जाएगा मरकरी, जिसको पारा बोलते हैं आप लोग। पारा को चाहे हम लोग कितनों ज्यादा गर्म कर लें, वह कभी भी वायु से संयोग नहीं होगा, यानी कि वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो 78 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं? अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य क्या कहलाते हैं? तो 79 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, गैंग कहलाते हैं। जो भी अशुद्धि अयस्क में उपस्थित होते हैं, अपद्रव्य मतलब क्या होता है? अशुद्धि होता है, तो उस अशुद्धि को हम लोग गैंग बोलते हैं। 79 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सबसे अंतिम क्वेश्चन देख लेंगे, 80 नंबर। निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? तो हम आपको बताए थे कि अगर किसी धातु को पीटेंगे और उसका पत्थर बन जाएगा तो वह आघातवर्ध हो जाएगा, लेकिन अगर किसी को खींच करके तार बनाया जा रहा है तो उसमें तन्यता का गुण है। यानी कि किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? तो तन्यता गुण के कारण। 80 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मॉडल पेपर में 80 क्वेश्चन दिया हुआ था और हर एक क्वेश्चन का सही जवाब हम आपको बता दिए। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को विज्ञान में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा और आगे हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देंगे। जो भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है उसका भी हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है और हमेशा इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। और बहुत अधिक जानकारी के लिए या फिर अगर आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो boardmantra.in वेबसाइट पे आप लोग जाकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। वहां पर हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई हम करवाते हैं, हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो boardmantra.in आप लोग जरूर सर्च कर लीजिएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा और इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, उस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देंगे जो बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी कर दिया गया है। तो हम लोग फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन उसके पहले यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का सॉल्यूशन आपको मिल जाए, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।